मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डायरेक्ट टैक्स कोड पे। क्योंकि आज 1 फरवरी है, आज बजट अनाउंस होने वाली है और सभी टैक्स पेयर को ये उम्मीद है, एक अपना बजट से एक्सपेक्टेशन है कि क्या कुछ डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग क्या कुछ इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है कुछ अनाउंस करने वाले हैं या नहीं। चूंकि इससे पहले जो बजट अनाउंस हुई थी 2024 में, उसमें यह बताया गया था कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो है एक्ट 2025 रखा गया है और 2025 का जो बजट होगा उसमें डायरेक्ट टैक्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आज हम लोग को समझना है कि डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, इसको लाने का क्या फायदा है, क्या गवर्नमेंट का लाने का क्या पॉलिसी थी डायरेक्ट टैक्स कोड, और ये इंप्लीमेंट कब से लागू हुआ। तो बहुत सारे टैक्स पेयर है, उनका अपना एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। इन तमाम टैक्स पेयर्स को, इन तमाम एसएससी को बेसब्री से इंतजार है कि क्या गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड पे क्या इस बजट में कुछ करने वाले हैं या नहीं। ठीक ना। तो आज इन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और इनकम टैक्स की जगह पे डायरेक्ट टैक्स कोड को क्यों लाया गया है, उसको क्या अबोलिश कर दिया गया है, उसमें क्या कमी थी जिसके वजह से डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स थी उसको अबोलिश कर दिया गया है और डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया गया है। क्या इसको लाने से गवर्नमेंट को कुछ फायदा है, क्या टैक्स पेयर्स को कुछ फायदा होने का है, या क्या सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होगा या नहीं होगा। तो समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है। क्योंकि 2024 की बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पर न्यू डाली थी डायरेक्ट टैक्स कोड। ऐसे ये बहुत पहले से ही चल रही थी, क्योंकि कोई भी एक्ट आती है तो एकाएक इम्प्लीमेंट नहीं होती है, एकाएक वो अप्लाई नहीं कर पाती है। तो ये बहुत पहले से ही, चूंकि मैं बता दूं, हम अभी जो डायरेक्ट टैक्स कोड में जो कमिटी में मेंबर है डॉक्टर गिरीश आहूजा, ठीक है, एक बहुत बड़े देश का एक सीए है, उन लोग से हम लोग पढ़ा करते थे। उस समय E10 क्लास चलता था, तो उसी समय उनको कहना था, जब हम लोग को टैक्सेशन पढ़ाते थे तो बोलते थे कि डायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, इररिलेवेंट चीजें हैं, उनको हटानी चाहिए। ठीक है। और आज ऐसा ही हुआ कि उनका जो डायरेक्ट टैक्स कोड जो पास हुई है बिल, उसमें उनको मेंबर भी बना दिया गया, क्योंकि देश के बहुत बड़े सीए हैं और टैक्सेशन के काफी जानकार है। ठीक है। तो देखते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है और इनकम टैक्स एक्ट क्या थी, उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको अबोलिश कर दिया है और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को लाया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट जो थी आईटीसी, इनकम टैक्स एक्ट आईटी एक्ट जो थी, ये थी आपको 1961। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। ये बहुत पुराना हो चुका था, क्योंकि जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि इनकम टैक्स एक्ट क्या था 1961 थी, मतलब लगभग ये कितने वर्ष पुराना थी। तो ये उधर 39 हो गया और 2025 इधर है, तो 25 वर्ष, यानी कि कितना हो गया 64-65 ईयर एगो ये एक्ट बना हुआ था। तब खुद सोच सकते हो, आज से 60-65 वर्ष पहले का जो एक्ट अभी भी चल रहा था, तो कुछ न कुछ कमी होगा, कुछ ऐसी चीजें होगी जो पहले से था बट अब नहीं है, कुछ ऐसे चीजें था जो पहले नहीं था अब वो चीजें आ गए हैं। क्योंकि बिजनेस में काफी एक्सपेंडिंग हुई है, लोगों का डिमांड में परिवर्तन हुई है, सप्लाई में परिवर्तन हुई है, कॉन्ट्रैक्ट में काफी परिवर्तन हुई है। तो उस समय जब ये एक्ट आया होगा तो उस समय कुछ सिनारियों के अकॉर्डिंग ये एक्ट पास किया गया था। बट अब क्या हो गया, इसमें एक पुराना एक्ट होने की वजह से हमारे कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कोड लाया गया, जिसका एक्ट आपको रहेगा 2025 में। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है 2025 रहने को है। आप समझनी है ये कि दोनों में डिफरेंस क्या। तो पहला तो डिफरेंस ये रहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 थी, जो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है आपको 2025 यानी कि 2025, मतलब यहाँ पे मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का था 1961 और डायरेक्ट टैक्स कोड जो थी 2025 थी। ठीक है। इनकम टैक्स में जो थी उसमें बहुत सारे सेक्शन थे, मतलब इनकम टैक्स में मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं
इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं डायरेक्ट टैक्स कोड। तो इसका कितना था, एक्ट इनका था 1961 थी एक्ट, ठीक है, और इनका 2025 है, ठीक है। एक ये चेंजेस हुई, दूसरा ये चेंजेस हुई कि इनकम टैक्स में वेरियस नंबर ऑफ सेक्शन थी, मतलब बहुत सारे धाराएं थी जो काफी डिफिकल्टी होती थी समझने में। तो इसलिए क्या हुआ, इसको रिड्यूस कर दिया गया। मतलब इनकम टैक्स में 398 क्या था, सेक्शन थी, सेक्शंस, यानी कि धारा कितना था, 398 धारा थी। जो डायरेक्ट टैक्स कोड में रिड्यूस करके इसको कर दिया गया 319, 390 सेक्शन हो गया, यानी कि इसमें अंडर सेक्शन 390 हो गया। एक ये परिवर्तन हुई। दूसरा ये परिवर्तन हुई, इनकम टैक्स में हुआ करता था प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये 3 प्रकार के ईयर इसमें चला करता था इनकम टैक्स एक्ट में। क्या था, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल FY समथिंग लिखेंगे तो समझेंगे ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और एक थी प्रीवियस ईयर थी, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स कोड में ये चेंजेस किया गया कि डायरेक्ट टैक्स कोड में सिर्फ होगा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा। इसका मतलब इनकम टैक्स से अबोलिश कर दिया गया किन चीजों को, तो जो आपको असेसमेंट ईयर हुआ करता था और प्रीवियस ईयर। अब डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर है। आप टैक्स, आप इनकम अर्निंग करो और टैक्स पे करो ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर में, और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि ये इररिलेवेंट डेटा थी। इन इररिलेवेंट चीजों को अबोलिश कर दिया गया, और ये अबोलिश किया गया तो ये अच्छा ही किया गया, क्योंकि फालतू में बहुत सारे डेटा भर गए थे, इसको हटाया गया। उसके बाद इनकम टैक्स में मोर इन मोर डिडक्शंस, क्लॉजेज, सबसेक्शंस, शेड्यूल्स बहुत सारे थे इनकम टैक्स में, जबकि डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या किया गया, डिडक्शन में कमी कर दिया गया, ठीक ना। ये यहां पे एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ। ये तो थोड़ा सिस्टम को सिंप्लीफाइड करने के लिए किया गया, इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आम जनता पे या गवर्नमेंट को। सिर्फ काम करने में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, इजी पड़ेगा, इसलिए इस ईयर में परिवर्तन किया। लेकिन डिडक्शंस वगैरह में चेंजेस किया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। पहले मैं लिखता हूं, यहां पे मोर क्या था, मोर डिडक्शन थी, मोर डिडक्शंस, ठीक ना। उसके बाद क्लाउज थी, क्लाउजेस थी, ठीक ना। मोर डिडक्शन, क्लाउज, सब क्लाउज, सब क्लाउजेज, सब सेक्शंस, सब सेक्शन, ये सब थी। इसमें क्या कर दिया गया, लेस, इसमें लेस हो गया क्या चीज, डिडक्शंस, क्लाउजेज, जो भी चीज क्लाउजेज, इन सभी को लेस कर दिया गया। अब समझना ये है कि देखिए, जब भी इनकम का पहले से कंपटीशन हुआ करता था, जब कोई टैक्स पेयर, जब कोई एसएससी टैक्स को पे करती थी, तो वहां पे बहुत सारे डिडक्शंस वगैरह एग्जेम्पशन थी, क्लाउजेज, सब सेक्शन, काफी डिफिकल्टी हुआ करता था यहाँ पे थोड़ा समझने में। तो जो टैक्स की एक्सपर्ट हुआ करता था वही रिटर्न फाइल भरता था, और जो टैक्स पे करना चाहता था वो किसी एक्सपर्ट से टैक्स को रिटर्न फाइल करवाता था इंडिविजुअल। तो कहावत है कि जितना के बाबू नहीं था उससे ज्यादा महंगा हो गया था, झुंझुना हो गया था, ठीक ना। क्योंकि उसको देना था 10,000 5,000 टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और 1,000 2,000 रिटर्न फाइल भरने का उनको पैसा देना पड़ता था, ठीक है। 5,000 के चक्कर में उनको 2-3,000 रुपया उसको प्रोसीजर करवाने में उनको एक्सपेंस करना पड़ता था। यदि वही पैसा यदि उस एक्सपर्ट को नहीं देता, अगर उसमें से कुछ कम पड़ता, उनको अगर समझने में इजी होता, तो खुद से रिटर्न फाइल भरता और गवर्नमेंट को 1,500 रुपया ज्यादा जाता, तो रेवेन्यू जनरेट गवर्नमेंट को ज्यादा होता, ठीक ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिडक्शंस वगैरह, क्लाउज, सब क्लाउज सेक्शन को ये क्या किया, डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या किया, रिड्यूसिंग कर दिया, ताकि मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट हो जाए,
स्ट्रीमलाइन हो जाए टैक्सेशन में, साथ ही साथ क्या होगा, एफिशिएंट हो जाए, डायरेक्ट टैक्स कोड में एफिशिएंट हो जाए, ठीक ना, और मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम हो जाए। इंडियन टैक्स सिस्टम में मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव होने के लिए ऐसा गवर्नमेंट ने पॉलिसी को एडॉप्ट किया। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स कोड यदि आ गया तो बहुत बड़ा क्रांति होगी टैक्सेशन में, टैक्स पेमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जब परिवर्तन होगा, ठीक ना, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का ये अनुमान लगाई जाती है कि 7.5% लोग टैक्स पेयर के दायरे में आएंगे, जो काफी इंप्रूवमेंट होगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू में इंक्रीजिंग होगी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि गवर्नमेंट को सरकार चलाने में, कंट्री को मैनेजमेंट करने में, ऑपरेट करने में काफी सुविधा प्रदान होगी। तो ये सब ये किया जाए, ठीक ना, डिडक्शंस, क्लॉजेज, सब सेक्शंस, सब क्लॉजेज, ये सारी चीजों को ये रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, किसमें, डायरेक्ट टैक्स कोड में, ठीक है। एक ये परिवर्तन रहा, बहुत बड़ा परिवर्तन रहा, जिसको परिवर्तन करने का यही एक बहुत बड़ा मकसद थी। दूसरा और नेक्स्ट परिवर्तन ये हुआ कि यहां पे भी देखेंगे, हम लोग पहले से पढ़ते थे कि इनकम का जो हेड था, हेड ऑफ इनकम, हेड HOI का मतलब समझेंगे हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम अभी भी 5 है, 5 हेड ऑफ इनकम, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जो टैक्स जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको बहुत सारा मोर एंड मोर कंफ्यूजन था, क्या सर डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया तो क्या 5 हेड में कुछ परिवर्तन हुआ? तो अभी भी आप लोग समझेंगे कि हेड ऑफ इनकम पहले से भी 5 गो थी और अभी भी होगा, क्योंकि कंप्यूटेशन करने में हेड ऑफ इनकम का एक अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अभी भी क्या है, 5 हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम, इनकम का जो 5 हेड थी वो अभी भी है, लेकिन अब समझना क्या है, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है, जो होना चाहिए था, क्योंकि सैलरी पर्सन जो था, जो इंडिविजुअल थी, उनको टैक्स की बर्डन थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए उनको बर्डन को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, गवर्नमेंट ने उसको राहत देने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन लाया। एक तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) में जो आती है, उसको दायरे को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने 50,000 से 75,000 कर दी, ठीक है। यहाँ पे 25,000 रुपया का बेनिफिट उनको दिया गया, ठीक है। एक तो ये एडवांटेज हुआ। दूसरी क्या हुआ कि जो 5 गो हेड का इनकम हुआ करता था, इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा होता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, तीसरा होता था इनकम फ्रॉम PGB, प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशंस, पांचवा इनकम का हेड हुआ करता था इनकम फ्रॉम कैपिटल, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल, पांचवा इनकम का हेड हुआ करता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब परिवर्तन क्या हुआ कि अब जो था इनकम टैक्स में क्या होता था, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी था, जबकि हेड जो है इसमें क्या किया गया, इनकम फ्रॉम सैलरी को यहां कर दिया गया इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट, ये समझेंगे। और यहां पे क्या है, इनकम टैक्स में पहले से क्या थी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या समझे, यानी कि वेतन से प्राप्त आय यहां पे कहलाती थी। यहां पे क्या है, रोजगार से प्राप्त आय। देखेंगे थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बात वही है, सिर्फ हेडिंग को चेंज किया गया। और हाँ, फायदा ये दिया गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन आपको कितना था, अंडर सेक्शन 16(1) का जो लिमिटेशन थी 50,000 रुपया जो थी, इससे कर दिया गया 50,000 से कर दिया गया 75,000, जो सैलरी पर्सन को काफी एडवांटेज हो गया। अब मैं बता दूं कि जिनका सैलरी में इंक्रीजिंग होगा फिर भी उनको टैक्स लायबिलिटीज कम बनेगा, उनको टैक्स कम पे करनी पड़ेगी, ठीक ना। एक ये वहां पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया, ठीक ना। तो आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी, एकदम इजी से समझेंगे 1 by 1 चीज को, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीजें होती है, टैक्सेशन में जो भी चीजें होती है, इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें होती है,
थोड़ा सा टेक्निकल, ये नहीं कि मैं जितना बता रहा उतना ही होता, उसके बाएं दाएं बहुत कुछ होती है। क्योंकि इनकम टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है, मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव। लास्ट में मैं बताऊंगा गवर्नमेंट यदि, जैसे कि अभी मैं एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, जो आज बजट अनाउंस होने वाला है, आज 1 फरवरी है, बहुत सारे देखेंगे न्यूज चैनल मीडियाज जो भी है उसमें फैलते जा रहा है क्या टैक्सेशन में रिलैक्सेशन होगी, ये होगी, उसको एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाया जाएगा। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे ये जो टैक्सेशन का सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्सेशन और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे इंडिया में, तो डायरेक्ट टैक्सेशन एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये इसमें रिबेट गवर्नमेंट क्यों देती है आप समझिए, क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है जिसका रेंज ऑफ इनकम बहुत कम है, सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है, ठीक ना। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ जो डायरेक्ट टैक्सेशन में मेन जो रेवेन्यू का सोर्स होती है किसको, कॉर्पोरेट टैक्स। क्योंकि कंपनी इस दायरे से बाहर नहीं जा सकती है, उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, और मेन सोर्स ऑफ टैक्सेशन की कॉर्पोरेट तो होती है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा यहाँ गवर्नमेंट का यहाँ पर मैनेजमेंट होता है, जो जनता को उतना समझ में नहीं आती है। अगर मानकर चलिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है कि जैसे देखेंगे पहले से हुआ करता था 5 लाख रुपया तक जो अर्निंग करता है इंडिविजुअल उनको जीरो टैक्स, फिर क्या गया 7 लाख तक यदि आप अर्निंग करते तो भी जीरो टैक्स, 2 लाख बढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर आया, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो आप कैलकुलेशन करते, न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट लाया, तो उसमें क्या होता था 9,75,000 या 9 लाख तक भी आप अर्निंग करते तो आपको जीरो ही टैक्स देना पड़ता। अब देखिए इतना में भी जो इंडिविजुअल उनको मन नहीं भरा, वो सोच रहे हैं कि और एग्जाम्पशन बढ़ा जाए। अरे भाई आप ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, मीडियाज में पढ़ते हो, तो ये देखने का चीज है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो यहीं पर तो टैक्सेशन की खेल होती है और टैक्स की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अगर इतना आसान होता तब तो भाई गवर्नमेंट को बहुत काफी डिफिकल्टी के सामना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे और मोर एंड मोर रिलैक्सेशन देगी। जैसे सपोज दैट 9 लाख तक भी टैक्स मिल रहा है, वो कोशिश करेंगे 10 लाख तक भी टैक्स ना, लेकिन भाई आपको इनडायरेक्ट टैक्स आपको इम्पोज किया जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसी टैक्स होता है जो आम जनता को समझ से बाहर होती है। सिर्फ न्यूज में पढ़ेगा 5% इस पे टैक्स लिया जा रहा है, अब सरकार ने उस पर 5.5 कर दिया उस पे। तो इस दुनिया में हमारे इंडिया में कई लाखों करोड़ों ऐसी प्रोडक्ट है, क्या आप उसको टैक्स का रेट याद रख पाएंगे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के बारे में सिर्फ सोचते हैं, जो इंडिविजुअल को 7 लाख तक टैक्स नहीं लगा तो ये नहीं लगा तो वो नहीं लगा, ये कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हमारे देश में बहुत कम ऐसे पर्सन है इंडिविजुअल जो टैक्स दे पाती है। क्योंकि अब क्यों टैक्स कम दे पाती है, क्या गवर्नमेंट उसको कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन समझिए, आप प्रैक्टिकल समझिए। मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ, जो हकीकत टैक्सेशन सिस्टम का मैं पूरे एक ओरिजिन जैसे हो रहा है, और जो आप देख रहे हैं मैं मिरर की काम करवा रहा हूँ, जो आप समझ पाएंगे, ठीक ना। गवर्नमेंट यदि एग्जाम्पशन लिमिट नहीं भी बढ़ाएगा तो आम इंडिविजुअल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल तो सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज में देख लिया, इतना फायदा हो गया, ये हो गया, तो वो तो खुश हो गया, ठीक है। ऐसी बातें नहीं है, आप खुद सोचो। क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है कि हमारे देश में 140 करोड़ जो आबादी है उसमें 30 से 40 करोड़ बच्चे हैं, ठीक ना, तो वो तो टैक्स देंगे नहीं। अब बचा लगभग 100 करोड़ प्लस कुछ बचा। उसके बाद हमारे इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो आप खुद सोचिए, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो क्या है, एग्रीकल्चर पे टैक्स माफ है। तो आप सोचिए कि कितना परसेंट बचा। उसके बाद फिर हमारे कंट्री में अप्रॉक्स 20 से 30% सीनियर सिटीजन है जिनको टैक्स से काफी रिलैक्सेशन। तब खुद सोच को देखिए कि कितना परसेंट बचता है। इसलिए यहाँ पे जब भी टैक्स की जिक्र होती है तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स पे ही धावा बोलते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को थोड़ा इधर से उधर किया गया, इंडिविजुअल न्यूज में देखा खुश है। अरे भाई ऐसे भी तो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उसको टैक्स ऐसे भी नहीं देनी है, जो बच्चे हैं उनको ऐसे भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन हम लोग क्या है समझते 140 करोड़ आबादी को इनकम टैक्स से रिलैक्सेशन दिया गया, उनको फायदा हो गया, आम जनता को ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें नहीं है। आपसे इनडायरेक्ट टैक्स रूप से टैक्स वसूल किया जाता है। जो बच्चा जन्म के खड़ा होगा उसको भी टैक्स देनी है इनडायरेक्ट रूप से। इसलिए तो हमारे इंडिया में सिस्टम चला गया, जीएसटी में इतना कॉम्प्रिहेंसिव लाया गया। तो इसलिए हम लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोग को पता, हाँ ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टैक्सेशन में क्या होती है, पॉलिटिकल प्रभाव हो जाती है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ दायरा हो जाता है।
नहीं तो सही क्या होनी चाहिए, सही ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगानी चाहिए। हाँ, अब रही बात क्या किसान को नुकसान, तो उसके लिए फायदा दीजिए। आप क्या कीजिए, 15 लाख तक वाले जो इनकम है किसान को उसको टैक्स नहीं लीजिए, क्योंकि वो तो छोटे किसान होंगे 15 लाख तक इनकम के। लेकिन ऐसे भी फार्मर है जिनको 50 लाख 1 करोड़ इनकम है, उनसे टैक्स लीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल को रिलैक्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पे, जिससे क्या हो रही है, सरकार को महंगाई को कम करने की मौका ही नहीं मिल पाती है। अगर गवर्नमेंट महंगाई को बहुत कम कर देगी, फिर विपक्ष उस पर हावी हो जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि आम जनता तो इनडायरेक्ट चीज तो समझ नहीं पा रही है। तो यहाँ पर टैक्सेशन में यही एक बहुत बड़ी खेल है। नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी सरकार हो, सभी को इच्छाएं होती है कि हमारे समय में महंगाई बहुत कम हो, सभी जनता को रोजगार हो, उनका ये मंशा होती है। चाहे हम हो, आप हो, हम भी चाहेंगे कि हमारा देश डेवलप करे, हमारे राज्य डेवलप करे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलप करे, मैं खुद अपने आप को डेवलप करूं, दूसरा भी डेवलप करे। अगर सभी डेवलप करेगा तो इसमें क्या दिक्कत है, सभी को खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेगी, रियल स्टेप जो होना चाहिए 110%, उसमें कोस आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को लिमिटेशन बन जाती है। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो होना चाहिए, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होती है, जिसके कारण आज हम लोग को जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, कोई जीडीपी का जो सिचुएशन है, ये सबको फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मोर एंड मोर रखा जाता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा वैसा तभी होगा जब हमारे कंट्री में अल्टीमेटली मोर एंड मोर एजुकेशन का जब रेशियो बढ़ेगा, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि टैक्सेशन क्या है। ठीक ना, तो इसलिए इस चीज को समझना काफी जरूरी हो जाती है। ठीक ना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो काफी प्रभाव डालती है, क्योंकि जो बच्चा जन्म कर खा लिया उसे भी टैक्स देनी पड़ती है, और हम लोग इनकम टैक्स में ही घूम रहे हैं। इनकम टैक्स ये है, सरकार ने ये छूट दे दिया, वो छूट दिया। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं फायदा होता है थोड़ा बहुत, जिसको बहुत ज्यादा इनकम है उनको कुछ बेनिफिट, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक ना, तो यहाँ पे जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके इनडायरेक्ट रूप से टैक्स को वसूल की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे। अब हम लोग चलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ये चेंजेस हुई। ठीक है, आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या किया गया, जो इनकम का 5 हेड थी, तो जो 5वां हेड था इनकम को, उसका इनकम टैक्स में क्या नाम था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप यहां पे देखेंगे इसका नाम गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कोड में चेंज करके इसको कर दिया इनकम फ्रॉम रेसिडुअली इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम रेसिडुअल इनकम। तो जो इनकम की 5 हेड थे, उनमें से 2 हेड को चेंज कर दिया गया। उसके बाद जो कैपिटल गेन हुआ करता था, तो डायरेक्ट टैक्स जब थी, मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 थी, तो वहां पे कैपिटल गेन पे टैक्स की रेट क्या होती थी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। क्या था, कैपिटल गेन में कैपिटल जो गेन थी, मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक ना, एज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन एज स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अब यहां पर क्या कर दिया, कैपिटल गेन में एज ए नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एज नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, कैपिटल गेन एज ए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है,
ये हुआ। तो इस तरह से जो था इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेशन में यही सब डिफरेंसेस है। इन सभी डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कोड हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब आज की बजट में जो इंडिविजुअल है, जो एसएसी है, उनका मोर एंड मोर एक्सपेक्टेशन है, खासतौर पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर की है उनको क्या किया गया है, उनके ओर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो आया है तो क्या कॉर्पोरेट टैक्स में की रेट में क्या कोई कटौती होगी। तो सरकार ने पहले भी अनाउंस कर रखी है गवर्नमेंट ने कि पहले से टैक्स में क्या हुआ करता था, डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम टैक्स और जो इंडियन कंपनी थी और डोमेस्टिक कंपनी थी, दोनों की अलग अलग टैक्स की रेटें थे। यहां पे भी समझना है, कितना कैंडिडेट ये समझता है इंडियन जो कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी दोनों तो एक ही हुआ, क्योंकि इंडियन का मतलब भारतीय कंपनी और डोमेस्टिक का मतलब घरेलू कंपनी, तो दोनों एक ही चीज नहीं, दोनों दो चीजें हैं, ठीक ना। तो इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी का भारत में क्या थी, इनकम टैक्स एक्ट के समय दोनों को रेट ऑफ टैक्सेशन अलग थी। अब क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने इन तमाम प्रकार की कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन दी है और डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन दोनों को टैक्स का रेट में सिमिलर कर दिया, एक कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चेंजेस हुई है, ठीक है। अब हम लोग को ये है कि जो चीजें है, जो भी लाया गया है प्रोविजंस, इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि स्टार्ट में कोई भी प्रोविजंस होती है तो काफी चैलेंजेस होती है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन गवर्नमेंट का ये है उद्देश्य कि मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी हो गया, टैक्सेशन सिस्टम को इजी बना दिया गया, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, मोर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया, जैसे जीएसटी में किया गया, ठीक है, वन नेशन वन टैक्सेशन, ठीक ना। ऐसे तो इनकम टैक्स तो पूरे नेशनल लेवल की होती है, तो ऐसे भी पूरे कंट्री का एक ही रेट हुआ करता था, क्योंकि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से भी लेती थी और अभी भी लेती है, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन पहले से भी सीबीडीटी करती थी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी भी इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी सीबीडीटी करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या डिफरेंस है, क्यों इसको चेंज किया गया है, क्या चेंज करने का क्या उद्देश्य थी गवर्नमेंट को, क्या ये आनी चाहिए। आप लोग अपना कमेंट में बताएंगे क्या डायरेक्ट टैक्स कोड आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।